2030 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाली कंट्री बन सकती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन डॉक्टर फेंगयांग यांग के प्रोजेक्शंस हैं। और कई इंटरनेशनल डेमोग्राफिक रिपोर्ट्स की भी माने तो 2030 तक चाइना में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 247 मिलियन यानी करीब 24.7 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। पहली नजर में ये एक आम स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन या डेमोग्राफिक शिफ्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस नंबर को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं रह जाता। ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल पजल बन जाता है। जरा सोचिए, 1.4 बिलियन की आबादी वाले इस विशाल देश में जहां आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कंप्लीट और आयरन क्लैड मोनोपोली है, वहां किसी ऐसी आइडियोलॉजी का फैलना जो स्टेट के कंट्रोल से बाहर हो एक मामूली बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी का ये रैपिड एक्सपेंशन सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक गीजर है जिसमें से सोशल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सवाल उबल रहे हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर इतनी तेजी से चाइना में क्रिश्चियनिटी ग्रो कर कैसे सकती है? एक ऐसा देश जहां रूलिंग सिस्टम ऑफिशियली एथीस्ट है, एक ऐसी रिजीम जहां रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ तो किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उसे टाइटली रेगुलेट, मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां अनऑथराइज्ड रिलीजियस गैदरिंग्स, जिनमें हम आम तौर पर हाउस चर्चेस कहते हैं, टेक्निकली इलीगल है और उन पर अक्सर क्रैकडाउन होता रहता है। इन सब रुकावटों, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस और स्टेट मशीनरी के दबाव के बावजूद वहां लाखों लोग चर्चेस जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े एडवांस सर्विलेंस स्टेट की नाक के नीचे? क्या ये ग्रोथ नेचुरल है? क्या ये इंटरनल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है? क्या ये ग्रोथ वैसे ही हो रही है जैसे दिखाया जा रहा है? जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में तो ये सवाल भी उतना लाजमी है कि क्या बाहरी ताकतें, खासकर अमेरिका और उसके अलाइज, चाइना के अंदर एक लॉन्ग टर्म रिलीजियस शिफ्ट इंजीनियर करने की कोशिश कर रही है ताकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन को ही कमजोर किया जा सके? या फिर इस पूरे खेल में खुद चाइनीज गवर्नमेंट की ही कोई हिडन प्रैग्मेटिक कैलकुलेशन शामिल है? क्योंकि दोस्तों, ये याद रखिए कि ये सिर्फ रिलीजन या आस्था की कहानी नहीं है। ये पावर, एब्सोल्यूट कंट्रोल, कल्चरल आइडेंटिटी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक हाई स्टेक्स गेम है, जिसे समझना आज के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में बेहद जरूरी है। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। देखिए, चाइना में क्रिश्चियनिटी कोई नई चीज नहीं है। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, उस वक्त तक देश में लगभग 4 मिलियन क्रिश्चियंस थे, जिसमें करीब 3 मिलियन कैथोलिक्स और 1 मिलियन प्रोटेस्टेंट शामिल थे। ये पॉपुलेशन ज्यादातर उन वेस्टर्न मिशनरीज के थ्रू कन्वर्ट हुई थी जो पिछले एक सदी से चाइना में एक्टिव थे, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। 1949 में पावर में आने के बाद में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रिश्चियनिटी को सिर्फ एक धर्म के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक इंपीरियस लेगेसी और वेस्टर्न सब्जुगेशन के टूल के रूप में ब्रांड किया। इसका डायरेक्ट कनेक्शन 19वीं सेंचुरी के ओपियम वॉर्स और अनइक्वल ट्रीटी से जोड़ा जाता है, जिनके जरिए ब्रिटिश और दूसरी वेस्टर्न पावर्स ने चाइना की टेरिटरी और सोवरेनिटी को वायलेट किया था। हिस्ट्री में ताइपिंग रेबिलियन, जो कि 1850 जैसे ब्लडी सिविल वॉर भी हुए थे, जिसे होंग क्विक्वान नाम के एक शख्स ने लीड किया था, जो खुद को जीसस क्राइस्ट का भाई बताता था। उस रेबिलियन में करीब 20 से 30 मिलियन लोग मारे गए। इन्हीं हिस्टोरिकल ट्रॉमास की वजह से सीसीपी के डीएनए में क्रिश्चियनिटी को लेकर एक गहरा संदेह और वहम हमेशा से मौजूद रहा है। दरअसल माओ जेडोंग के दौर में कम्युनिस्ट स्टेट की बेसिक अप्रोच रिलीजन के साथ ट्रस्ट या कोएग्जिस्टेंस की नहीं थी, बल्कि कंप्लीट कंट्रोल और इवेंचुअल इरेडिकेशन की थी। आइडियोलॉजिकल लेवल पर देखा जाए तो मार्क्सिज्म लेनिज्म में रिलीजन को सस्पेक्ट ही माना गया है। कार्ल मार्क्स के उस फेमस आइडिया को चाइना में रिलीजियसली फॉलो किया गया है, जिसके मुताबिक रिलीजन को कहा जाता है ओपियम ऑफ मासेस। माओइज्म की हार्डकोर आइडियोलॉजी में किसी सुपरनैचुरल बिलीफ सिस्टम के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए 1949 के बाद सबसे पहले फॉरेन मिशनरीज को देश से निकाल दिया गया। चर्च प्रॉपर्टीज को स्टेट ने जब्त कर लिया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर रीऑर्गेनाइज किया गया। प्रोटेस्टेंट्स के लिए 3 सेल्फ पेट्रियोटिक मूवमेंट और कैथोलिक्स के लिए चाइनीज कैथोलिक पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई गई। इनका कोर प्रिंसिपल था सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ सपोर्ट और सेल्फ प्रोपगेशन। इसका सीधा मतलब ये था कि चाइना के चर्चेस का वेटिकन या किसी भी ग्लोबल प्रोटेस्टेंट नेटवर्क से कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन असली तबाही तब आई जब 1966 से 1976 के बीच में माओ जेडोंग ने कल्चरल रिवॉल्यूशन लॉन्च किया। ये 10 साल चाइना में क्रिश्चियनिटी और बाकी सभी धर्मों के लिए सबसे काला और खौफनाक दौर था। माओ का खुला मकसद था 4 ओल्ड्स, यानी कि ओल्ड आइडियाज, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंकना। माओ की कट्टर यूथ आर्मी यानी कि रेड गार्ड्स ने पूरे देश में आतंक मचा दिया। उन्होंने चर्चेस को तबाह कर दिया, बाइबल्स को चौराहों पर जलाया गया और पब्लिकली बिलीवर्स को मॉक किया गया। रिलीजियस लीडर्स को फोर्स लेबर कैंप्स में भेजा गया। 1976 में माओ की डेथ तक चाइना में नॉर्मल रिलीजियस एक्टिविटी लगभग कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी।
दुनिया को लगा कि एथिस्टिक स्टेट ने फाइनली रिलीजन को हरा दिया है, लेकिन इस ब्रूटल सप्रेशन ने क्रिश्चियनिटी को कंप्लीटली खत्म करने की बजाय उसे अंडरग्राउंड और हाईली डिसेंट्रलाइज बना दिया, जिससे वो हाउस चर्चेस के रूप में सर्वाइव करने लगा और यहीं उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन के रह गई। 1976 के बाद डेंग जियापाओ के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने देश की डायरेक्शन बदल दी। 1982 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने फेमस डॉक्यूमेंट 19 जारी किया, जिसका नाम था द बेसिक व्यू पॉइंट ऑन रिलीजियस क्वेश्चन ड्यूरिंग आवर कंट्री सोशलिस्ट पीरियड था। इसमें माना गया कि रिलीजन एक लॉन्ग टर्म सोशल फिनोमिना है और इसलिए फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ को एक लिमिटेड फॉर्म में अलाउ किया गया। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 ने भी इसी लाइन को फॉलो किया। इसमें कहा गया है कि लोगों को रिलीजियस बिलीफ की फ्रीडम होगी, यानी कोई भी स्टेट, अथॉरिटी या इंडिविजुअल किसी को किसी धर्म को मानने या न मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकता और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउड नहीं है। लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं थी। इसके तहत सिर्फ नॉर्मल रिलीजियस एक्टिविटीज को ही प्रोटेक्शन मिला था। अगर रिलीजन का यूज पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने, एजुकेशन में इंटरफेयर करने या फॉरेन इन्फ्लुएंस लाने के लिए होता तो स्टेट तुरंत इंटरवीन कर सकता है। इस लीगल फ्रेमवर्क ने आने वाले दशकों में क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ और उस पर स्टेट के क्रैकडाउन का फाउंडेशन तय किया। इसी लिमिटेड फ्रीडम और स्टेट के थोड़े रिलैक्स रवैये ने चाइना में एक मैसिव रिलीजियस रिवाइवल को ट्रिगर किया। 1980s और 1990s का दौर क्रिश्चियनिटी के लिए गोल्डन एज की तरह था। गवर्नमेंट फिगर्स के मुताबिक रजिस्टर्ड चर्चेज में क्रिश्चियंस की तादाद 1982 में 6 मिलियन से बढ़कर 1997 तक 14 मिलियन हो गई। ये ग्रोथ ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ से काफी ज्यादा थी, लेकिन इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी, बल्कि चाइना की तेजी से बढ़ती हुई सोसाइटी और इकोनॉमी थी। जब चाइना की इकोनॉमी बूम करने लगी और रिफॉर्म्स ने मार्केट को ओपन किया, तो लाखों की तादाद में लोग रूरल एरिया से निकलकर जॉब्स की तलाश में शहरों में माइग्रेट करने लगे। इस मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन ने सदियों पुराने ट्रेडिशनल विलेज सपोर्ट सिस्टम और एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह तोड़ दिया। शहरों की कोल्ड, हाइपर कॉम्पिटिटिव और फास्ट पेस एनोनिमिटी में ये माइग्रेंट वर्कर बेहद अकेले और अलग थलग महसूस करने लगे। हुकोउ सिस्टम यानी कि हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की वजह से उन्हें शहरों में हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल बेनिफिट्स भी नहीं मिलते थे। ऐसे क्रिटिकल टाइम में अंडरग्राउंड हाउस चर्चेस ने उनके लिए एक सरोगेट फैमिली का काम किया। चर्चेस ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट, फेलोशिप और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल हेल्प दी। नए शहरों में जॉब कनेक्शंस ढूंढने से लेकर बीमारी में फाइनेंशियल मदद करने तक और चाइल्ड केयर तक चर्च एक सोशल सेफ्टी नेट बन गया जो स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ सिर्फ गरीब या माइग्रेंट वर्कर्स ही क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने देश में मैसिव वेल्थ क्रिएट की, लेकिन अपने साथ एक्सट्रीम इनइक्वालिटी और करप्शन भी लेके आए। कल्चर रिवॉल्यूशन ने पहले ही कन्फ्यूशनिज्म जैसे ट्रेडिशनल बिलीफ्स की जड़ें हिला दी थी। जब चाइनीज इकोनॉमी डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर कर रही थी, तब पुरानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और उनका इगैलिटेरियन रिटोरिक लोगों को खोखला लगने लगा। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म जो पिछले 30 साल से लोगों को गाइडिंग प्रिंसिपल था, अब डेली लाइफ में इररिलेवेंट लगने लगा। पैसों की इस आंधी दौड़ और एक हाइपर मटेरियलिस्टिक सोसाइटी ने लोगों को एक नए मोरल फ्रेमवर्क और नैतिक आधार की तलाश थी। लोगों के पास नए अपार्टमेंट्स और कार्स तो आ ही रहे थे, लेकिन मोरल गाइडेंस और ट्रस्ट की भारी कमी थी। ऐसे में क्रिश्चियनिटी ने आकर प्रैक्टिकली इसी सोशलॉजिकल वैक्यूम को फिल करने का काम किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिया में कल्चरल क्रिश्चियंस का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया। चाइना के सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास ने क्रिश्चियनिटी को सिर्फ एक थियोलॉजी नहीं, बल्कि मॉडर्निटी, रूल ऑफ लॉ और डेवलपमेंट का एक फिलोसफिकल रास्ता माना। उन्हें लगने लगा कि वेस्टर्न नेशंस की तरक्की और उनके स्टेबल लीगल सिस्टम्स के पीछे उनका जूडियो क्रिश्चियन एथिकल फ्रेमवर्क था। 1989 के तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट और उसके ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन के बाद यह आइडियोलॉजिकल वैक्यूम और भी गहरा हो गया। पार्टी के प्रोमिसेस से मोहभंग होने लगा। उसके बाद एजुकेटेड यूथ ने जीवन का मतलब ढूंढने के लिए चर्चेस का रुख किया। इसके अलावा एक बेहद इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक ड्राइवर भी था जिसे बॉस क्रिश्चियन कहा जाता है। जीजियांग प्रोविंस, खासकर कि वैंजौ शहर में लोकल एंटरप्रेन्योर्स और फैक्ट्री ओनर्स ने क्रिश्चियन एथिक्स को अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ एग्रेसिवली इंटीग्रेट किया। एक ऐसे मार्केट में जहां रूल ऑफ लॉ वीक था और कंपटीशन और करप्शन रैम्पेंट था, वहां इन क्रिश्चियन बिजनेसमैन ने ऑनेस्टी, ट्रस्ट और हार्ड वर्क को अपना बिजनेस यूएसपी बनाया। इन वैल्यूज ने उन्हें मार्केट में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में मदद की। चर्च नेटवर्क्स के जरिए उन्हें रिलायबल बिजनेस पार्टनर्स और इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलने लगे। स्टेट ने शुरू में इस ट्रेंड को लार्जली टॉलरेट किया क्योंकि ये लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रहा था। ये स्टेट चर्च सिम्बायोसिस 2008 के डिवास्टेटिंग सिचुआन अर्थक्वेक के दौरान अपने एक्सट्रीम पीक पर दिखाई दिया। जब अर्थक्वेक ने हजारों जान ली और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, तब स्टेट मशीनरी अकेली पड़ गई थी। उस वक्त देश भर से क्रिश्चियन एनजीओज और हाउस चर्च नेटवर्क्स ने
मैसिव स्केल पर फंड्स रेज किए और ग्राउंड पर लार्ज स्केल रिलीफ और रेस्क्यू वर्क किया। उन्होंने टेंट्स लगाए, मेडिकल सप्लाईज डिलीवर की और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स भी दी। इसी इवेंट ने पॉलिसी सर्कल्स में यह परसेप्शन स्ट्रॉन्ग कर दिया कि रिलीजियस ग्रुप्स एक्चुअली स्टेट के लिए एक सर्विस आर्म की तरह एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहां स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव रीच या रिसोर्सेज लिमिटेड है। 2012 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर्स ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जिसमें रिलीजियस ग्रुप्स के चैरिटी वर्क को एक बेनिफिशियल सप्लीमेंट के रूप में देखा गया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि क्रिश्चियनिटी की एक फिनोमिनल ग्रोथ लार्जली इंटरनल और इंडिजिनस बन गई, जो हाउस चर्च पास्टर्स और चाइनीज ग्रासरूट लीडरशिप्स के थ्रू ऑर्गेनिकली फैली। लेकिन यहीं पर एक क्रिटिकल ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही ये ग्रोथ विजिबल होने लगती है, स्टेट की अप्रोच भी इवॉल्व होने लगती है। यही वजह है कि डोमेस्टिक ड्राइवर्स की वजह से जो ग्रोथ हुई उसने चाइना की टॉप लीडरशिप को गहरी चिंता में डाल दिया। इस सोशियोलॉजिकल शिफ्ट ने एक नया और खतरनाक सवाल खड़ा कर दिया। अगर लोगों की लॉयल्टी पार्टी से ज्यादा किसी और चीज के लिए हो गई तो क्या होगा? नतीजन स्टेट का अप्रोच ड्रास्टिकली बदल गया। जो सिलेक्टिव टॉलरेंस 1980s से चल रहा था और 2012 के बाद से पिक्चर फंडामेंटली चेंज होने लगी। अब 2013 में शी जिनपिंग के पावर में आते ही पार्टी को यह रियलाइज होने लगता है कि सिर्फ रिलीजन एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बन रहा है जो लॉन्ग टर्म में आइडियोलॉजिकल चैलेंज क्रिएट कर सकता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। इसी कंसर्न के तहत जिनपिंग की लीडरशिप में सीसीपी ने रिलीजन पर अपनी ग्रिप और मजबूत करने के लिए साइनेसाइजेशन या फिर जोंगजाओ जोंगहुआजो का नारा दिया। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। 2015 से शुरू हुई इस मूवमेंट का असली मकसद रिलीजन को कंप्लीटली कम्युनिस्ट सांचे में ढालना और पॉलिटिकली न्यूट्रल करना था। 2016 की नेशनल रिलीजियस वर्क कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग ने एक्सप्लिसिटली साफ कहा कि सभी रिलीजन्स को सोशलिस्ट सोसाइटी के साथ एक्टिवली अडेप्ट करना होगा और बिना किसी शर्त के पार्टी लीडरशिप को भी एक्सेप्ट करना होगा। यानी गेम अब सिलेक्टिव टॉलरेंस का नहीं रहा, बल्कि अब गेम टोटल अलाइनमेंट और एब्सोल्यूट लॉयल्टी का हो चुका था। स्टेट को डर था कि अगर रिलीजन को खुला छोड़ दिया गया तो वो एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बन जाएगा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है। इसी डायरेक्शन में क्रिश्चियनिटी को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से सिस्टमैटिकली डीलिंग करके ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर और सोशलिस्ट कोर वैल्यूज के साथ अलाइन किया जा रहा है। लीगल फ्रेमवर्क भी इसी लॉजिक को फॉलो करता है। फॉरेन फंडिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी से कंप्लीटली दूर रखना मैंडेटरी कर दिया गया, ताकि अगली जनरेशन को रिलीजन से डिस्कनेक्ट किया जा सके। अनरजिस्टर्ड हाउस गैदरिंग्स पर नेशन वाइड बैन लगाए गए और 2018 में आए रिवाइज्ड रेगुलेशंस ऑन रिलीजियस अफेयर्स ने इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को पूरी लीगल बैकिंग दी थी। इन नए रूल्स ने लोकल अथॉरिटीज को अनप्रेसिडेंटेड मॉनिटरिंग और डायरेक्ट इंटरवेंशन के पावर्स दिए। इसका सबसे ब्रूटल डिस्प्ले जिजियांग प्रोविंस के क्रॉस रिमूवल कैंपेन में देखा गया, जहां हजारों चर्चेस के ऊपर से क्रॉसेस को फोर्सिबली हटा दिया गया। स्टेट का कहना था कि ये इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन सब जानते थे कि ये विश्वास के निशान को मिटाने की कोशिश थी। इस फेज में क्रैकडाउन के क्लियर एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई रिलीजियस लीडर या नेटवर्क ज्यादा इंडिपेंडेंट या इन्फ्लुएंशियल होने लगता था, उस पर नकेल कस दी जाती थी। इसका एक क्लियर एग्जांपल 2018 में चेंगडू की अर्ली रेन कोविनेंट चर्च का पास्टर वैंग यी का अरेस्ट है। उन्हें सबवर्जन ऑफ द स्टेट पावर जैसे संगीन चार्जेस के तहत 9 साल के कारावास की सजा दी गई। इससे पूरे देश में एक मैसेज गया कि इंडिपेंडेंट थियोलॉजी या कम्युनिटी बिल्ड करना अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शी जिनपिंग की नजर में कोई भी ऐसी संस्था जो पार्टी के बराबर खड़ी हो सके, वो रिजीम चेंज का पोटेंशियल खतरा रखती है। 2018 के बाद एक और मूवमेंट और एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट दिखता है, मतलब सोशल सर्विसेज पर भी कंट्रोल टाइटन हो रहा था। जहां पहले क्रिश्चियन एनजीओस को बेनिफिशियल सप्लीमेंट के रूप में टॉलरेट किया जा रहा था, अब उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को या तो बंद किया जाने लगा या डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल में लिया जाने लगा। एंथोलॉजी नर्सेस, नर्सिंग होम और चैरिटी नेटवर्क्स धीरे धीरे पार्टी लेड स्ट्रक्चर्स में एब्जॉर्ब होने लगे। यानी अब ऑब्जेक्टिव बेनिफिट लेना नहीं, बल्कि कंप्लीट सबऑर्डिनेशन इंश्योर करना एक इंपॉर्टेंट मकसद हो गया था। 2021 में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फॉर रिलीजियस क्लर्जीज इस प्रोसेस को और इंस्टीट्यूशनलाइज कर देती है। अब हर रिलीजियस लीडर के लिए पॉलिटिकल वेटिंग कंपलसरी हो गई है। पेट्रियोटिक होना एक वेग कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बल्कि एक मेजरेबल क्राइटेरिया बन गया है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लॉयल्टी ओपनली डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती थी। इससे रिलीजियस लीडर्स इफेक्टिवली फिल्टर हो गई और मजबूरन स्टेट के इकोसिस्टम का हिस्सा भी बन गई। इसी के साथ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म का नया दौर शुरू हुआ। स्टेट अप्रूव्ड चर्चेस में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए। सर्मन्स को एनालाइज किए जाने लगे ताकि
ये चेक किया जा सके कि कोई पास्टर पार्टी लाइन के खिलाफ तो नहीं बोल रहा। कोविड-19 के बाद जब रिलीजियस एक्टिविटीज ऑनलाइन शिफ्ट हुई, तब 2022 में इंटरनेट बेस्ड रिलीजियस कंटेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लागू किया गया, जिसके तहत बिना गवर्नमेंट परमिट के ऑनलाइन उपदेश देना, रिलीजियस टेक्स्ट शेयर करना इल्लीगल हो गया। 2023 के नए रेगुलेटरी चेंजेस ने रिलीजियस एक्टिविटी साइट्स के रजिस्ट्रेशन रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे खासकर रूरल एरियाज के अनरजिस्टर्ड चर्चेस को बंद करना पड़ा। यानी कंट्रोल अब सिर्फ अर्बन इंस्टीट्यूशन लेवल तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ग्रास रूट तक पेनिट्रेट कर चुका है। चाइना के ग्रेट फायरवॉल ने फॉरेन रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। दरअसल चाइना का ग्रेट फायरवॉल 1998 से गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इसके तहत ग्लोबल इंटरनेट और चाइना के बीच ट्रैफिक को फिल्टर और ब्लॉक किया जाता है, जिससे गूगल, फेसबुक और फॉरेन मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। स्टेट का लॉजिक बिल्कुल साफ है, किसी भी ऐसी आइडियोलॉजी, नेटवर्क या कम्युनिटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा जो फ्यूचर में किसी कलर रिवोल्यूशन या रिजीम चेंज को छोटा सा भी जरिया बना सके। रिजीम स्टेबिलिटी स्टेट के लिए सुप्रीम है और इसके आगे किसी भी रिलीजियस फ्रीडम की कोई वैल्यू नहीं है। ये ओवरऑल पैटर्न क्लियर है। जो अप्रोच पहले सिलेक्टिव टॉलरेंस पर बेस्ड थी, वो 2012 के बाद धीरे धीरे फुल कंट्रोल में कन्वर्ट हो गई है, जहां ऑब्जेक्टिव रिलीजन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उससे कंप्लीटली रेगुलेट और सबऑर्डिनेट करना है। रिजीम स्टेबिलिटी का ये खतरा सिर्फ इंटरनल नहीं है, चाइना की नज़र में आग को बाहर से भी हवा दी जाती है। दरअसल जब हम चाइना में क्रिश्चियनिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो जियोपॉलिटिक्स का जिक्र लाजमी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक फेथ सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही प्रभावशाली फॉरेन कल्चरल चैनल और ट्रोजन हॉर्स है, जिसके थ्रू एक्सटर्नल आइडियाज और इन्फ्लुएंस एंटर कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे सोवियत यूनियन का पतन में पॉप जॉन पॉल II और कैथोलिक चर्च ने एक बड़ा रोल निभाया था, ठीक वैसे ही वेस्ट चाइना को तोड़ने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर सकता है। ऑफिशियल पार्टी डिस्कोर्स में ये बात बार बार उठती है कि वेस्टर्न पावर्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, हमेशा से रिलीजन, ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटी NGOs के नाम पर चाइना में अपनी विचारधारा के प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में NED यानी कि नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के नाम फ्रीक्वेंटली आते हैं। 1983 में एस्टैब्लिश हुई एक US फंडेड नॉन प्रॉफिट संस्था है, जो ग्लोबली डेमोक्रेसी प्रमोशन, सिविल सोसाइटी सपोर्ट और राइट्स एडवोकेसी के प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। चाइना के केस में भी ये रिलीजियस रिप्रेशन को डॉक्यूमेंट करती है और क्रिश्चियन, तिब्बतन्स और उइगर्स जैसे ग्रुप्स के लिए एडवोकेसी नेटवर्क्स को सपोर्ट करती है। लेकिन चाइना का नैरेटिव इससे काफी अलग है। चाइनीज ऑफिशियल्स इसे व्हाइट ग्लव्स कहते हैं, यानी ऐसे इनडायरेक्ट टूल्स जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं और एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस को फंड करते हैं। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्लेम करती है कि NED जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेटिक नैरेटिव्स फैलाते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को अमेरिका के फेवर में टिल्ट किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब रजीम चेंज स्ट्रेटजी का हिस्सा है? यहाँ क्लैरिटी जरूरी है। अब तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट वेरीफाइबल एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि क्रिश्चियनिटी को चाइना में सिस्टमैटिकली यूज करके रजीम चेंज करने की कोई कोऑर्डिनेटेड वेस्टर्न प्लान चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, एडवोकेसी और फंडिंग अपने आप में रजीम चेंज का प्रूफ नहीं होते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन भी उतना ही पावरफुल होता है जितना कि रियलिटी, और यहीं पर सस्पिशन और ग्राउंड रियलिटी के एक दूसरे में ओवरलैप करने लगती है। दूसरी तरफ चाइनीज स्टेट का कंसर्न सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल भी है। ग्लोबल कनेक्टिविटी ने इस इशू को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ओवरसीज चाइनीज क्रिश्चियन नेटवर्क्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे रीजन्स में एक्टिव हैं, डिजिटल टूल्स के थ्रू मेनलैंड बिलीवर्स से भी वो जुड़ते रहते हैं। ये डायस्पोरा चर्चेस, VPNs, ऑनलाइन वीडियो सर्मन्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, डिजिटल बाइबल्स और जूम बेस्ड धर्म शिक्षा क्लासेस के जरिए बॉर्डरलेस नेटवर्क्स बनाए रखते हैं। 1990s और 2000 में ये नेटवर्क खासकर चाइनीज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को टारगेट करते थे, जो बाद में चाइना लौटकर हाउस चर्चेस का हिस्सा बन गए। CCP इस ट्रांसनेशनल रिलीजियस फ्लो को एक नेटवर्क इन्फ्लुएंस सिस्टम के रूप में देखती है। वो ग्लोबल कनेक्टिविटी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी मानती है। CCP के लिए इरादे से ज्यादा क्षमता मैटर करती है। उनका मानना है कि अगर क्रिश्चियनिटी का ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट और फॉरेन लिंक मूवमेंट बन गया तो यह नेचुरली कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए 2018 के बाद से फॉरेन मिशन ट्रिप्स पर रेस्ट्रिक्शंस, ओवरसीज रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पर स्क्रूटनी और कुछ केसेस में ओवरसीज रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने वाले बिलीवर्स के पासपोर्ट्स तक जब्त किए गए। चाइना चाहता है कि उनके देश के अंदर जो भी हो वो सिर्फ उनके कंट्रोल में हो, और धर्म जैसा पर्सनल मामला भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखता है। वेस्टर्न रिपोर्ट्स जैसे कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिलीजियस फ्रीडम असेसमेंट चाइना में रिस्ट्रिक्शंस और रिप्रेशन को डिटेल में डॉक्यूमेंट करती है, लेकिन इनमें कहीं भी ये क्लियर एविडेंस नहीं मिलता कि कोई कोऑर्डिनेटेड वेस्टर्न ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट करता है जो चाइना को क्रिश्चियन मेजॉरिटी बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहा हो। अगर ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होता तो उसके सिग्नल्स ग्लोबल लेवल पर ज्यादा कंसिस्टेंट होते, जो क्लियरली दिखाई
नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में ये बात इरेलेवेंट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ नैरेटिव्स अपने अपने लेंस से शेप होते हैं। चाइना सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के एंगल से देखता है, जबकि वेस्ट राइट्स और फ्रीडम के लेंस से। लेकिन इस नैरेटिव बैटल का सबसे बड़ा इंपैक्ट ग्राउंड पर ऑर्डिनरी बिलीवर्स पर पड़ता है। चाइना के डोमेस्टिक क्रिश्चियंस अक्सर इस क्रॉसफायर में फंस जाते हैं, जहां उनकी जेन्युइन फेथ को फॉरेन एजेंट का लेबल दे दिया जाता है, जिससे उनकी सोशल स्टैंडिंग और सेफ्टी दोनों खतरे में पड़ जाती है। कई केसेस में ये सस्पिशन एक कन्वीनियंट जस्टिफिकेशन बन जाता है, जिसके थ्रू स्टेट इंडिपेंडेंट रिलीजियस नेटवर्क को रेगुलेट या सप्रेस भी कर सकता है। दोस्तों, इतना जानने समझने के बाद अब हम इस पूरे डिस्कशन का सबसे क्रिटिकल, कंफ्यूजिंग और आई ओपनिंग हिस्से पर आते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी की जो ग्राउंड रियलिटी है उसका एक्चुअल डेटा क्या कहता है। हम लगातार ये सुनते आए हैं और इस वीडियो की शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना क्रिश्चियन मेजॉरिटी बन रहा है और 2030 तक यहाँ 247 मिलियन क्रिश्चियंस हो सकते हैं। लेकिन जब हम अलग अलग सोर्सेज और साइंटिफिक डेमोग्राफिक डेटा को क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो एक बेहद कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉम्प्लेक्स पिक्चर सामने आती है। एक तरफ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं जिनका नाम है फेंगांग यांग, कि उनकी वेल नोन स्टडी और कई क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्शंस हैं जो लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्लेम करते आए हैं। उनका मॉडल 1980s और 1990s की एक्सप्लोसिव 10% एनुअल ग्रोथ रेट को एक्सट्रापोलेट करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। इन प्रोजेक्शंस ने वेस्टर्न मीडिया में एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि चाइना क्रिश्चियनिटी का अगला एपिसेंटर बनने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ प्यू रिसर्च सेंटर, जो ग्लोबली रिलीजियस डेमोग्राफी पर सबसे रिलायबल और अनबायस्ड रिसर्च करता है, उनकी दिसंबर 2023 की डिटेल रिपोर्ट इस नैरेटिव को पूरी तरह हिला देती है। प्यू रिसर्च के एनालिसिस के मुताबिक चाइना क्रिश्चियन पॉपुलेशन का रैपिडली बढ़ना अब रुक चुका है। उनका डेटा सजेस्ट करता है कि 1980s और 1990s के इनिशियल एक्सप्लोसिव ग्रोथ के बाद पिछले एक दशक में, खासकर 2010 के बाद, क्रिश्चियनिटी की संख्या इफेक्टिवली स्थिर हो गई है, यानी कि स्टैग्नेंट हो गई है। कुछ सर्वेस तो यहां तक इंडिकेट करते हैं कि परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स आइडेंटिफाइंग एज क्रिश्चियंस शायद स्लाइटली डिक्लाइन ही हुआ है। तो आखिर इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? गवर्नमेंट, स्कॉलर्स, ह्यूमन राइट एनजीओज और मिशन एजेंसीज के एस्टिमेट्स एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका कई स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल रीजंस हैं। पहला रीजन है डेटा कलेक्शन का मेथड। चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ उन लोगों को गिनती है जो ऑफिशियली स्टेट सैंक्शन TSPM यानी कि 3 सेल्फ पेट्रियोटिक मूवमेंट चर्चेस के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। वो उन करोड़ों अंडरग्राउंड हाउस चर्चेस बिलीवर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ फॉरेन मिशनरी ग्रुप्स और अंडरग्राउंड चर्च लीडर्स अक्सर अपने नंबर्स को इन्फ्लेट करते हैं। कई बार ये अनजाने में होता है और कई बार इसके पीछे वेस्टर्न डोनर्स से फंडिंग रेज करने के लिए एक इमोशनल इंसेंटिव भी होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है फियर। एक ऐसा डीपली अथॉरिटेरियन सर्विलेंस स्टेट जहां रिलीजन को सस्पिशन की नजर से देखा जाता है, वहां किसी भी इंडिपेंडेंट एकेडमिक सर्वे और आम नागरिक को ओपनली अपने फेथ को एडमिट करने से डर लगेगा। अगर कोई फोन करके पूछे कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, तो एक आम चाइनीज सिटीजन अपने सोशल क्रेडिट स्कोर और जॉब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नहीं ही बोलेगा। इस हिडन डेमोग्राफी की वजह से एग्जैक्ट नंबर निकालना लगभग नामुमकिन हो चुका है। असलियत यह है कि भले ही मास स्केल कन्वर्जन्स और मेगा चर्चेस की एक्सप्लोसिव ग्रोथ अब बंद हो चुकी हो, लेकिन क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस चाइना में अभी भी गहरा है। शी जिनपिंग के मैसिव क्रैकडाउन, स्ट्रिक्ट साइनेसाइजेशन और डिजिटल सर्विलेंस के बावजूद क्रिश्चियनिटी मिटा नहीं है। इस फिनोमिना को सोशोलॉजिस्ट बैम्बू रेजिलियंस कहते हैं। जैसे बांस के पेड़ तेज तूफान में झुक तो जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है, ठीक वैसे ही चाइनीज क्रिश्चियनिटी ने खुद को अडेप्ट कर लिया है। मेगा चर्चेस अब वापस छोटे छोटे डिस्कनेक्टेड अंडरग्राउंड सेल्स में टूट गए हैं ताकि स्टेट रडार से वो बच सकें। फिजिकल बाइबल्स की जगह लोग एनक्रिप्टेड USB ड्राइव्स और सिक्योर मैसेजिंग एप्स पर थियोलॉजिकल टेक्स्ट शेयर करते हैं। रियल ड्राइवर अब सोशल माइग्रेशन या नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब रियल ड्राइवर है एक ऐसी आबादी का सर्वाइवल जिसके पास स्टेट आइडियोलॉजी के अलावा भी सोचने के लिए एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क मौजूद है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, हाइपर कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम और 996 वर्क कल्चर, यानी कि सुबह 9 से रात के 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम की वजह से आज का चाइनीज यूथ डीपली बर्न्ड आउट और होपलेस महसूस कर रहा है। इस होपलेसनेस में भले ही स्टेट ने चर्चेस पर ताले लगा दिए हों, लेकिन पर्सनल फेथ एक ऐसी साइकोलॉजिकल सैंक्चुरी बन चुका है जहां स्टेट के कैमरास नहीं पहुंच सकते। ग्रोथ शायद अब डबल डिजिट ना हो, लेकिन बिलीफ सिस्टम की जड़ें सोसाइटी में डीपली एंट्रेंच हो चुकी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चाइना में क्रिश्चियनिटी का सफर सिर्फ एक धर्म के फैलने और रुकने की कहानी नहीं है। इंसानी आत्मा का मतलब ढूंढने की भूख को किसी भी एल्गोरिदम या ग्रेट फायरवॉल से पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। जियोपॉलिटिकली भले ही अमेरिका या वेस्टर्न एनजीओज इस इशू को अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन और डेमोक्रेसी नैरेटिव्स के जरिए हाईलाइट करते रहे और चाइनीज स्टेट इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस का हवाला देकर सप्रेस करती रहे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर असली कहानी उन करोड़ों आम चाइनीज लोगों की है जो इन सारी बड़ी ताकतों के बीच अपनी आस्था को चुपचाप रेजिलियंस के साथ
जिंदा रखते हुए हैं। आने वाले वक्त में चाइना क्रिश्चियन मेजॉरिटी बनने या ना बने, ये फेथ सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी की एब्सोल्यूट मोनोपोली ऑफ थॉट को हमेशा एक साइलेंट चैलेंज देता रहेगा।